हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। महेश कुमार वर्णवाल बुक से हम जैसा कि सार संग्रह 6 से 8 हमारे 12वीं क्लास तक का तैयार कर रहे हैं बीपीएससी की 3.0 के लिए। तो इसमें आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी इसमें हमने इसके 2 पेज शुरू के हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिजिक्स का हम कंटेंट इसमें सार संग्रह को तैयार कर रहे हैं। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके साथ साथ इसके साथ में हमारे एप्लीकेशन पर भी पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है। जैसे कि आपको एक बार बता देते हैं, पार्ट बी की टेस्ट सीरीज है हमारे द्वारा जो बीपीएससी 3.0 की तैयारी करा रही है। जीके जीएस की हमारे ये जो है पार्ट बी के अंदर पूरी कंप्लीट इसके चारों जो विषय है उसको कवर करते हुए मात्र 20 रुपये की प्राइस में हमारे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, फतेह एजुकेशन का एप्लीकेशन है, आप चाहे तो इसमें से परचेस कर सकते हैं। इसमें हमने 5 से 6 टेस्ट हमको फ्री दे रखे हैं, जिससे आप क्वालिटी चेक कीजिए और टेस्ट दीजिए और उसके बाद चाहे तो आप ले सकते हैं। पूरा टेस्ट एनसीईआरटी पर आधारित है, जैसे हमारे एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ रहे हैं। और हमारे द्वारा साइंस की टेस्ट सीरीज में नाम मात्र के शुल्क में 10 रुपये में आपको दी जा रही है, 90 रुपये इस पर ऑफ कर रखा है और ये ओनली साइंस के लिए रहने वाली है। लेकिन अगर विद्यार्थी साइंस में जो पार्ट बी में आती है उसके लिए भी इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो मापन और इकाई वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें सार संग्रह के अंतर्गत। तो उसके अंदर हम जो है इसको एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जिनके द्वारा क्या होता है अलग अलग राशियों का जिनका मापन किया जाता है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि मापन और उपकरण, यानी कौन से उपकरण के द्वारा किसका मापन किया जाएगा। तो चलो ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, यानी कोई विमान अगर उड़ रहा है उसकी ऊंचाई को हमें अगर ज्ञात करना है तो अल्टीमीटर जैसे उपकरण का हम उपयोग इसके लिए करेंगे। एमीटर की बात करते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता इसमें लिखा है। तो विद्युत धारा का कुल मिलाकर के जो मापन है कि कितने एम्पियर की धारा आपके परिपथ में बह रही है, इसका मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा की तीव्रता का मापन इससे एमीटर के द्वारा किया जाता है। और एक बात और बता देता हूँ विद्यार्थियों, एमीटर को जो है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में आपको जो है वो इस एमीटर को लगाया जाता है। और इसके साथ आता है आपका एक वोल्ट मीटर जो विद्युत परिपथ में है उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपके एमीटर को जो है वो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, इनमें से आपको 2 ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिला करके दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को आपके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या होता है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपको बता देंगे। ऑडियो मीटर की बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता का मापन इसके द्वारा किया जाता है। अगर ध्वनि की तीव्रता को अगर हमें मापना है तो ऑडियो मीटर द्वारा किया जाएगा। एरोमीटर की बात कर लेते हैं तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, यानी वायु और गैस के जो भार या घनत्व का जो हमें मापन करना है तो एरोमीटर के द्वारा इसके किया जाएगा। एनीमोमीटर की बात कर लेते हैं तो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, यानी वायु की अगर गति को आपने मापना है तो एनीमोमीटर की सहायता से मापा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरोमीटर, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, यानी गतिमान वाहन है उसकी गति में कितनी वृद्धि हुई है, गति को नहीं उसकी गति में कितनी वृद्धि हुई है उसको मापन एक्सीलरोमीटर द्वारा किया जाता है। एक है आपके बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बुक के माध्यम से हम तैयार करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फतेह एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण का मापन किया जाएगा। कैलोरीमीटर, कैलोरी क्या होती है? ऊष्मा की मात्रा होती है, तो उसी की इकाई है। तो आपके ऊष्मा की मात्रा को नापना कैलोरीमीटर के द्वारा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स सबने पढ़ा है। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, ऊंचाई भी हो सकती है। अगर किसी की अगर मान लो गिलास है ऊपर से देखते हैं तो ऊंचाई है, अंदर जाकर देखेंगे तो उसकी गहराई हो जाएगी। तो बेलनाकार वस्तुओं की जो व्यास है उसको मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। क्रायोमीटर की बात करते हैं तो निम्न ताप का जो मापन है वो क्रायोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी अगर काफ़ी निम्न यानी बहुत लो टेम्परेचर उसका मापन क्रायोमीटर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं डेंसिटी मीटर, यानी पदार्थ का घनत्व अगर मापना है तो डेंसिटी मीटर की सहायता से मापा जाता है। फेदोमीटर की बात कर लेते हैं तो समुद्र है, नदी है, उसकी गहराई का मापन फेदोमीटर के द्वारा होता है। गैल्वेनोमीटर, तो विद्युत धारा की प्रबलता इसमें लिखा है, तो एक प्रकार से विद्युत धारा का जो संसूचन है या विद्युत धारा की उपस्थिति उसकी दिशा का जो मापन है वो गैल्वेनोमीटर की सहायता से किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गायरोस्कोप,
यानी घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापन करना। कोई वस्तु अगर घूम रही है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो आपको अगर मापना है तो गायरोस्कोप की सहायता से मापा जाता है। आगे है ग्रेवोमीटर, गुरुत्वीय त्वरण का मापन। जो आप गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को मापते हैं, जो आपके हम जहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण को काम में लेते हैं तो 9.8 इस वैल्यू को काम में लेते हैं, तो इसका मापन जो है विद्यार्थियों आपके ग्रेवोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। जल के अंदर अगर कोई उत्पन्न ध्वनि है या किसी वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जा रही है या ऐसा कोई उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है जो जल के भीतर है, तो उसकी जो उत्पन्न ध्वनि का जो मापन है वो हाइड्रोफोन की सहायता से किया जाता है। अगला है हमारा हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता जो होगी इसका मापन जो है हमारे हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी, इसको याद रखिएगा। ये आपके बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं क्रोनोमीटर, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए। यानी पानी के जो जहाज़ हैं उनमें अगर क्या समय चल रहा है और वो अगर पानी के जहाज़ हैं तो उनमें जो समय का मापन है वो आपके क्रोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कैस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। यानी पौधों की वृद्धि है अगर उसको हमें मापना है तो किसके द्वारा होगा, तो कैस्कोग्राफ की सहायता से पौधों की वृद्धि को दर्शाया जाता है। ठीक है। डायलेटोमीटर की बात करते हैं तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। यानी किसी वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन आ गया उसका मापन अगर हमें किसी करना है तो डायलेटोमीटर, सीधा सा आपको आएगा कि किस वस्तु में उत्पन्न आयतन के में परिवर्तन का मापन किया जाता है, तो कैस्कोग्राफ, डायलेटोमीटर, डायनेमोमीटर, इस तरीके से 4 ऑप्शन हो गए। आपको जाहिर सी बात उसका काम याद होना चाहिए और आपके पकड़ में आ जाएगा। डायलेटोमीटर के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। डायनेमोमीटर है तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन जो है वो आपके डायनेमोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मापन डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं इस गति की दिशा का मापन। यानी गति है और गति की दिशा किस तरफ है उसका मापन जो आपके नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। उसमें विकिरण को अगर मापना है तो रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर की बात करते हैं तो किसी वस्तु के चक्रण की गति, चक्रण का मतलब वही चक्कर लगाना, इस प्रकार से वृत्तीय रूप से चक्कर लगाने की जो गति है उसका मापन टेकोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये हमारा एक कॉलम इसका कंप्लीट हो चुका। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको एनसीईआरटी सार संग्रह समझ में आने के साथ साथ काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप इसकी तैयारी कीजिए, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी के माध्यम से हम तैयार करा रहे हैं। फतेह एजुकेशन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे हमारे आ रहा है रेन गेज या यूडोमीटर, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला, वर्षा की जो मात्रा है उसको ज्ञात करने वाला यंत्र जो है वो आपके रेन गेज या यूडोमीटर इसको कहेंगे। आगे हमारे रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। पारदर्शक माध्यम कोई सा भी हो सकता है, आपके पानी हो गया, कांच हो गया, जो पारदर्शी है जिसके आर पर देखा जा सकता है, इनका अपवर्तनांक ज्ञात करने का वाला उपकरण। अपवर्तनांक जानते हैं विद्यार्थियों, हर वस्तुओं के लिए फिक्स है, हर पदार्थ के लिए इसका मान फिक्स होता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अगला है हमारा सेक्रोमीटर, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का अगर मापन किया जाएगा किसी भी शर्करा का तो सेक्रोमीटर की सहायता से। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रू गेज, महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। जैसे आपने बेलनाकार बात की थी अभी हमने, तो वर्नियर कैलिपर्स था, तो स्क्रू गेज के द्वारा भी यही कार्य किया जाता है। लेकिन अगर कोई तार बहुत पतला है, बेलनाकार है, तार तो पतला ही होता है और मतलब बेलनाकार ही होता है, तो उसका व्यास मापने वाला यंत्र अगर बात करेंगे तो पतले तारों की बात अगर आई तो उसमें आपको स्क्रू गेज की ओर जाना है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों आए तो आपको जाहिर सी बात है दोनों ये काम करते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार वस्तुओं का जो व्यास मापने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सेक्सटेंट, वो ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है तो वो सेक्सटेंट है। ठीक है, स्पेरोमीटर है तो किसी सतह की वक्रता मापने का काम। ये सारे जो है विद्यार्थियों ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपके मिलेंगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में, कि वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्पेरोमीटर है। ठीक है, इसको गोलाई मापी भी इसी को ही कहते हैं विद्यार्थियों। स्पाइक्मोमैनोमीटर सब जानते हैं, रक्त दाब का जो मापन है, ब्लड प्रेशर का मापन स्पाइक्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है।
आगे आपके थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप जो है वो इसके द्वारा थियोडोलाइट उपकरण के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों एक एक करके। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता का मापने का यंत्र, यानी विकिरण तीव्रता कितनी है उसको मापने का अगर यंत्र है तो उसको थर्मोपाइल कहते हैं। आगे हमारा है वेंचुरी मीटर, द्रवों के प्रवाह की गति मापना, यानी कोई द्रव है उनकी प्रवाह यानी उनके बहने की जो गति है उसको मापा किसके द्वारा जाता है तो वेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। लाउड स्पीकर तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र, ये यानी यंत्र है विद्यार्थियों, ठीक है, एक प्रकार का, ये किसी प्रकार का कोई मीटर नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता बढ़ानी, यानी ध्वनि की जो आपकी इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने वाला यंत्र है लाउड स्पीकर द्वारा। जाहिर सी बात है नॉर्मल आवाज़ को हम तेज़ करते हैं, ठीक है। मैग मीटर की बात करते हैं तो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, यानी जैसे होता है ना कि मैग 36 मैक्स, अलग अलग प्रकार के मैग के जो है वो हमारे वायुयान होते हैं, तो वो वही वाली बात है विद्यार्थियों, ये मैग वही है। मैग मीटर इसके द्वारा क्या होता है वायुयान की गति मापी जाती है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र का जो मापन है वो मैग्नेटोमीटर के द्वारा किया जाता है। माइक्रोमीटर तो अति सूक्ष्म लंबाई का मापन मिलीमीटर का 1000वां भाग, यानी जो सूक्ष्म लंबाई है उनका मापन माइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर तो वायु वाहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी अगर वाहन द्वारा तय की गई दूरियों का मापन ओडोमीटर है। इसी के साथ में आपकी गाड़ियों में भी लगा होता है विद्यार्थियों, जो वो नंबर दर्शाता है वो ओडोमीटर ही होता है विद्यार्थियों। और एक होता है साइड में उसके स्पीडोमीटर, मीटर दो होते हैं आपके, एक तो ओडोमीटर होता है जो दूरी तय करता है वो दिखाता है, और दूसरा होता है साइड में वो मीटर जिसमें कांटा चलता है, आपके डिजिटल में भी आपकी स्पीड दिखाई जाती है, तो वो आपके स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है। ओम मीटर की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है वो आपके ओम मीटर के द्वारा किया जाता है कि कितना प्रतिरोध किस वायर के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। ओंडोमीटर, ये नया ध्यान रखना है, ओडोमीटर नहीं ओंडोमीटर है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने का जो मीटर है वो ओंडोमीटर है। पायरोमीटर की बात करते हैं तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, यानी उच्च ताप युक्त कोई पिंड है उसका ताप कितना है ये ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है वो हमारे फोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच, यानी उनकी जो आवाज़ है उसका पोलियोग्राफ किया जाता है। आपने कई बार फिल्मों में भी सुना होगा विद्यार्थियों के पॉलीग्राफ किया जाता है। तो अपराधियों संदिग्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल काफ़ी पूछने की संभावनाएं होती है हर बार, तो आपको ध्यान में रखना है। पॉलीग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें अपराधियों की जो आवाज़ है, जिसको जैसे पहले किस आवाज़ में बात कर रहा था अब किस आवाज़ में बात कर रहा है, तो आवाज़ का जो चेंज है यानी उसी व्यक्ति की आवाज़ है या नहीं, इसके कथन की जांच करने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। रडार की बात करते हैं तो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, यानी अवस्थिति का मतलब उनकी लोकेशन है, कोई वस्तु दूर है तो वो कितनी दूरी पर है तो वो रडार के द्वारा पता लगाया जाता है, तो ये वही है, दूर स्थित वस्तुओं की लोकेशन पता करने में रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियोमीटर विकिरण मापक जो है वो यंत्र है, उसका रेडियोमीटर नाम है विद्यार्थियों, तो रेडियोमीटर के द्वारा विकिरणों का मापन भी किया जाता है। सिस्मोग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो कितने तीव्रता का भूकंप आया इसके द्वारा जो मापन है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्पीडोमीटर देखो ये विद्यार्थी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आ गया है स्पीडोमीटर, गतिमान वाहन की गति का मापन है वो स्पीड का मापन स्पीडोमीटर से। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन, अगर सौर विकिरणों का मापन करना है तो आपको पाइरहेलियोमीटर के पास जाना होगा और इसको आपको चूज़ करना है। विस्कोमीटर की बात करते हैं तो विस्कोसिटी से है ये, तो विस्कोसिटी का मतलब ये है आपकी शांता जो है वो किसी द्रव की जो शांता होती है, शांता हमने सुना होगा, बहने की जो प्रवृत्ति होती है द्रव में उसका जो विरोध होता है उसको क्या कहते हैं, शान बल कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेव मीटर, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा, इसका जो मापन है वो आपके वेव मीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर का मापन करने वाला जो मीटर है वो इलेक्ट्रॉन मीटर है विद्यार्थियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। अब हम अपने एक दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यांत्रिकी, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करना शुरू करेंगे, और यांत्रिकी के काम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म के टॉपिक को आज हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसको भी डिस्कस करते हुए आगे तैयार करते हैं।
चलिए, प्रक्षेपी गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? प्रक्षेपी गति यानी प्रोजेक्टाइल जो आपकी मोशन होती है, इस प्रकार की परवलयाकार रूप में अगर किसी प्रक्षेप पे यानी किसी भी पिंड को फेंका जाता है, वो इस प्रकार से गति करता है और गति करते हुए यहाँ फेंकता है, तो ये यहाँ से इसकी जो दूरी होती है वो क्षैतिज दूरी हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, उस पॉइंट की, उस प्रक्षेपी की क्या होती है, अधिकतम हाइट पर होता है। तो ये हाइट का भी आपको पूछा जाता है कितने एंगल पे होती है, और दूसरा होता है कि किस एंगल में फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तय करे। तो इस प्रकार की गति मैं आपको बता देता हूँ, परवलयाकार गति होती है प्रक्षेपी की। तो प्रक्षेपी की गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने यानी अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए उसको कितने एंगल पर फेंका जाना चाहिए, तो उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है विद्यार्थी। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। मनुष्य जब नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण यानी गति के जो तीसरा नियम है कि क्रिया का प्रतिक्रिया नियम, व्यक्ति आगे कूदता है उतने ही बल से क्या करती है, नाव पीछे की ओर गति करती है। तो ये दोनों उसी समान परिमाण से लेकिन विपरीत दिशा में, दिशा क्या होती है विद्यार्थियों, शर्त यही है कि विपरीत दिशा में लगते हैं बल, ठीक है। यानी नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशा में। संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं विद्यार्थियों। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है, तो वो जड़त्व को परिभाषित करता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहती है, या स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना पसंद करती है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं विद्यार्थियों। पहला नियम ही यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है, जिसमें क्या करता है, जैसे मक्खन का निकलना भी आपके इसी पर अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित है, ठीक है ना। यानी छाछ से जब मक्खन निकलता है वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही बाहर की ओर फंकने का प्रयास करता है, और बाहर की ओर होता है वो क्या करता है, ऊपर उठने का लगता है धीरे धीरे। तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही मथना या मक्खन का प्राप्त करना भी अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। इसी प्रकार से आपकी प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन काम करती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, भाई घर्षण कम लगता है, जाहिर सी बात है, तो घर्षण कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम हैं और इनके एग्जाम्पल इनके सामने लिखे हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखें, मुझे इनके एग्जाम्पल इनके साथ साथ ही बताते चलना है। गति का प्रथम नियम जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहती है, विराम है तो विराम ही रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आपके काम नहीं करे। तो ये गति का प्रथम नियम है। इसी पर आधारित आपके एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपके एग्जाम्पल इनके सामने लिखे विद्यार्थियों। इनमें एग्जाम्पल आते हैं, कई बार आपको एग्जाम्पल देकर के बोल लिया जाता है कि ये किसका उदाहरण है। जैसे चलती गाड़ी से रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का, यानी चलती हुई गाड़ी जब रुकती है विद्यार्थियों तो आगे झुकते हैं, और स्थिर गाड़ी अगर चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। वो क्या है, आपके गतिमान अवस्था का जड़त्व यहाँ पर। और जो चलती हुई गाड़ी मतलब जैसे अचानक से चलने लगती है रुकी हुई गाड़ी, तो उसमें स्थिर अवस्था में आप होते हो, इस वजह से भी आप पीछे की ओर झुकते हो। तो उसमें आप पीछे की ओर झुकते हो और चलती गाड़ी रुकने पर आप आगे की ओर झुकते हो, क्योंकि आप गतिमान अवस्था में होते हो और वो अचानक से स्थिर होने का प्रयास करती है। पेड़ से फल टूट करके नीचे गिरना, यानी हवा चलने पर क्या करते हैं, फल विराम अवस्था में होते हैं, आपकी शाखाएं हिलती हैं, तो फल तो विराम अवस्था में होते हैं तो विराम में बना रहने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही वो हिलते हैं तो जड़त्व के कारण क्या होता है, वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में होते हैं, तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं तो निकल करके नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तो ये आपके जड़त्व के एग्जाम्पल हो गए ये प्रथम नियम के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय नियम को डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा था, ये गति का दूसरा नियम है, जिसको आप बराबर ma भी कहते हैं। वही आपका गति का दूसरा समीकरण ही है, दूसरा नियम है विद्यार्थियों, समीकरण नहीं है। गेंद पकड़ते समय वही खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलता है। समय ज़्यादा लगता है, समय लग जाएगा ज़्यादा तो आपके बल जो है वो कम हो जाएगा इसमें। तो वही वाली बात है, इसके लिए क्या करता है, उसके समय को बढ़ाने के लिए हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि चोट कम लगे। ये एग्जाम्पल आपकी गति के द्वितीय नियम पर आधारित है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। गति का तीसरा नियम जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में और बराबर प्रतिक्रिया होती है, और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं विद्यार्थियों। देखिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है,
रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, यानी नाव का जो चप्पू होता है वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है और नाव आगे की ओर बढ़ती है। तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित है विद्यार्थियों। आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं विद्यार्थियों। तो ऊर्जा को आप न तो पैदा कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। तो घर्षण के कारण, वायु के कारण भी घर्षण लगता है भाई विद्यार्थियों, इतनी स्पीड से वो गिरता है तो वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है विद्यार्थियों, अभिकेंद्रीय बल के कारण बंधे हुए होते हैं। ठीक है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, वही वाली बात है मैंने आपको ऊपर बताया था। दूध को मथने के पश्चात में क्रीम जो उससे है वो अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग होती है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु प्रक्षोभ, ऐसे सवाल आ जाए आपके, वायु की ऊर्ध्वाधर गति कहलाएगी वायु प्रक्षोभ। ये आपके छोटे 6 से लेकर के विद्यार्थियों 10 तक की एनसीईआरटी में इस तरीके की चीज़ें दी होती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपको पता चलता है कि ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहेंगे। नहीं तो ऑप्शन पढ़ने पर मात्र आप इसको पता नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट का सिद्धांत क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करना। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों इसके लास्ट कॉलम को आज के। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए विद्यार्थियों, शेयर कीजिए और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क में चलाई जा रही है उसको भी अपना प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। नाम मात्र के शुल्क में पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जिसमें आपके चारों विषय को कवर किया गया है और नाम मात्र के शुल्क में आपको साइंस की टेस्ट सीरीज, जो आपके साइंस के विद्यार्थी हैं तो मात्र 10 रुपये में, मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। काफ़ी क्वालिटी तरीके से इसको तैयार किया गया है। आप फ्री टेस्ट देकर देखिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फतेह एजुकेशन के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है, जो चैनल का लोगो है उसी नाम से हमारा लोगो से भी है, उसी नाम से एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। तो ये कह रहा संवेग और वेग का अनुपात से क्या कहलाएगा, तो v से v कट गया, बचा क्या m, तो इसका अनुपात क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। देखा m ही बचा था, ठीक है, तो उसको द्रव्यमान कहेंगे। तो ऐसे भी सूत्र आपको पूछा जा सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, तो वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसको क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस u, और दर का मतलब समय का भाग लगाना, उसको त्वरण कहेंगे। ठीक है, सूत्र भी बता दिया मैंने। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में परवलयाकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली जो सिचुएशन होती है उसको परवलयाकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण, यानी एक समान अगर गति हो रही है तो विद्यार्थियों वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो आपका जो त्वरण है वो भी क्या होगा, एक समान रहेगा। एक समान त्वरण है। और जब एक बात बता देता हूँ विद्यार्थियों, अगर सरल रेखा में गति हो रही है तो वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा, त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक समान गति में त्वरण 0 होता है विद्यार्थियों। ये एक समान तो रह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से विद्यार्थियों इसको 0 करना सही रहेगा, क्योंकि जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज़ पर लिखना संभव है, तो ये घर्षण बल के कारण। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पेन द्वारा या मार्कर के द्वारा बोर्ड पर लिख पाना किस बल के कारण होता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ध्यान रखना आसंजक बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और स्याही के अणुओं के मध्य में जो बल होगा उसको ससंजक बल कहेंगे। यानी समान अणुओं के मध्य जो बल है उसको ससंजक बल, और विपरीत अणुओं जैसे बोर्ड के अणु अलग हो गए, इंक के अलग हो गए, तो उसको अपन आसंजक बल कहेंगे। तो आसंजक बल के कारण लिखना संभव हो पाता है। आगे डिस्कस करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल को, जो गति के नियमों में से थे। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। यानी सरल आवर्त गति होती है, किसी पेंडुलम की सरल आवर्त गति हो रही है तो उसके दोलन में आपको एक तो प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कमानी तुला के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हुक के नियम पर कार्य करती है।
कमानी त्वरा किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्यार्थियों हुक के नियम पर कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उस उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ेगा? यानी उतनी दूरी में अगर आपको उसको रोकना है विद्यार्थियों, ब्रेक बल कितना लगाना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो बल 4 गुना लगाना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों, 4 गुना बल की इसमें आवश्यकता होगी। आगे डिस्कस करते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाले फैक्ट बता रहा हूँ विद्यार्थियों। 6th क्लास के एनसीईआरटी में लिखे हैं विद्यार्थियों, जिसमें उत्तोलक नाम से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो कोई भी वस्तु या इंस्ट्रूमेंट हमारा उत्तोलक हो सकता है, लेकिन उसमें ये आता है कि वो किस कैटेगरी का उत्तोलक है, ये ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको एक काम यही रहता है कि विद्यार्थियों कि इसमें आपको याद रखना होता है और इसमें कोई तरीका ये नहीं कि उसके द्वारा आप उसको देख करके पहचान सकते हैं। तो देख करके पहचानना बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों, इसलिए आपको क्या करना है, इनको याद ही रखना है। एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल बन रहे हैं उनको याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा बार बिल्कुल आपको नहीं दिया जाएगा और पूछे जाने पर आपका सवाल भी गलत नहीं होगा। जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, कैंची है, हैंडपम्प है, साधारण तुला है और फ्लास है। देखिए विद्यार्थी, देखने से बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक हैं, ये किस में जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, सरोता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में आती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, स्टेपलर है, चिमटा है, मनुष्य का हाथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा जो जानकारी और इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारगर्भित तरीके से नोट्स को महेश कुमार वर्णमाल बुक्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तैयार करवाया जा रहा है, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। और नाम मात्र के शुल्क में हमारे द्वारा दोनों टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जो पार्ट बी की भी है और आपके साइंस की भी है। साइंस की टेस्ट सीरीज मात्र 10 रुपये में और पार्ट बी को 20 रुपये में हमने मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस पर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।